Hello everyone, welcome back all of you on the YouTube channel of Krishna Academy. Here I am your friend, your companion Chitransh Dadej, and this is the second part of adverb. If you haven't seen the first part of adverb, kindly have a look on it first so we can understand the next part very easily. Okay guys, तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ बात की थी एडवर्ब के बारे में. एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण को कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है किसी भी वर्ब को. उसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने जो देखा था वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कि हमने एडवर्ब ऑफ टाइम देखा, एडवर्ब ऑफ प्लेस देखा, कैसे हम एडवर्ब और नाउन में डिफरेंशिएट करते हैं उस बारे में भी हमने बात की. उसके बाद हमने मैनर देखा, उसके बाद में हमने व्यू पॉइंट देखा. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे. जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाइए एक बार, इससे पहले ही है जस्ट एडवर्ब पार्ट 1, उसे आप लोग विज़िट कीजिए, उसे आप लोग देखिए और उसके बाद में आप ये वीडियो और अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है गाइस, तो चलिए बिना डिले करें हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरू करते हैं. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. क्या होता है गाइस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन? जब भी हम किसी क्रिया के लिए सकारात्मक रूप से अगर हम लोग वहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाते हैं, यानी कि क्रिया को हम सकारात्मकता देते हैं, क्रिया की सकारात्मकता, यानी कि क्रिया का होना जहां दिखाई देता है. ठीक है, तो वहां पर हम लोग यहाँ पे वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन काम कर रहा है, क्योंकि वहां क्रिया का होना दिखाई देता है. एक्सप्रेस व्हाट द स्पीकर नोज अबाउट द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट. वर्ड्स लाइक परहैप्स, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, अनडाउटली निसंकोच या बिना किसी शक के, क्लियरली साफ तौर पर, एलिगली, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं जो क्रिया का होना दर्शाते हैं. यू हैव सर्टेनली फॉलन प्रे टू ग्रीड, यानी कि निश्चित तौर पर तुम एक शिकार बन चुके हो लोभ के, लालच के. ग्रीड का मतलब क्या होता है? लोभ या लालच, यानी कि निश्चित तौर पर तुम एक शिकार बन चुके हो लोभ के या लालच के शिकारी तुम हो गए हो. एडवर्ब ऑफ नेगेशन. नेगेशन मतलब यहाँ पर क्रिया की सकारात्मकता दिखेगी तो यहाँ पर क्रिया की नकारात्मकता दिखेगी, यानी क्रिया का ना होना दिखाई देगा. इट इज यूज मोस्ट मॉडिफाई टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ब. इसका भी इस्तेमाल हम लोग वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं. एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स इन द नेगेटिव वे, बिल्कुल उल्टे तरीके से, जैसे कि नॉट हार्डली मुश्किल से, बेयरली मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, सेल्डम नहीं. एग्जाम्पल क्या कहता है? आई डू नॉट वर्क ऑन हॉलीडेज, यानी कि मैं छुट्टियों के दिन काम नहीं करता हूं. तो ये नॉट जो है ये वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और कार्य का ना होना बता रहा है. किस दिन? हॉलीडेज पे, छुट्टियों के दिन में कार्य का ना होना यहां पर दर्शाया जा रहा है. तो जब भी कार्य का ना होना दर्शाया जाए नेगेटिव है एडवर्ब, और जब भी कार्य का होना या होने में निश्चितता दर्शाई जाए तो वहां पर हम देखते हैं कि अफर्मेशन जो है हमें निश्चितता मिल रही है कार्य के होने की, सकारात्मकता दिखाई दे रही है. नेक्स्ट हमारा यहाँ का एग्जाम्पल एडवर्ब कौन सा आता है? रिलेटिव एडवर्ब. ये दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस यानी वाक्यांशों को जोड़ता है, रिलेटिंग इटसेल्फ टू अ नाउन, जो कि एक ही नाउन से रिलेट करती हो, जो इंडिकेट करती हो टाइम, प्लेस, रीजन या मैनर को. तो हम लोग टाइम देख चुके हैं, प्लेस देख चुके हैं और मैनर देख चुके हैं, रीजन भी हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी चीज का कारण. देयरफॉर वाला एक एग्जांपल हमने यहाँ देखा था. मैनर में हम हाउ का आंसर देख रहे थे, प्लेस में वेयर का आंसर देख रहे थे और टाइम में व्हेन का आंसर ढूंढ रहे थे. आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स. मैं वो घर जानता हूं जहां वो रहता है. कहाँ वो रहता है? नहीं, जहां वो रहता है. तो ये किसके लिए आया? वेयर किसके लिए आया? लिव्स के लिए, जहां वो रहता है. तो अब ये हमारा रिलेटिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि एक क्लॉज हमारा ये बना और एक क्लॉज हमारा ये बना और इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? वेयर ने किया. आई डोंट नो द टाइम. मुझे वो समय नहीं पता. व्हेन, जब. द फंक्शन बिगिंस, फंक्शन कार्यक्रम शुरू होता है. तो यहाँ पर हमारे दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को व्हेन जोड़ने का काम कर रहा है. तो ये क्या कर रहा है? हमारा यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब बन रहा है, क्योंकि ये टाइम के बारे में है और ये स्थान के बारे में है. तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया? ये स्थान दे रखा है और आई डोंट नो द टाइम, तो टाइम हमारा क्या है?
ये भी एडवर्ब में आता है। तो टाइम और प्लेस, गाइज यहाँ पे व्हेन या वेयर जो है, इन वर्ड को आप कंजक्शन से कंफ्यूज ना करें। जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे तब मैं आप इसको इस चीज़ को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन एक बार करूँगा। आई डू नॉट नो वाई, क्यों, किस कारण से। ही लेफ्ट द रूम, रीजन आ गया, वाई ही लेफ्ट द रूम, क्यों उसने कमरा छोड़ा। ऑर्डर द एडवर्ब्स एट द पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये हमारा एक नया टॉपिक है कि ऑर्डर यानी कि एक ही वाक्य में एक से ज्यादा एडवर्ब होने पर उनका क्रम क्या होना चाहिए। एक वाक्य में अगर एक से ज्यादा एडवर्ब हो तो एक से ज्यादा उन एडवर्ब्स का क्रम क्या होना चाहिए। इफ मोर देन एडवर्ब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ब, यानी कि एक से ज्यादा अगर इस्तेमाल की जा रही है एडवर्ब किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, अ स्पेसिफिक ऑर्डर शुड बी मेंटेन, तो एक सही जो उसका क्रम है उसे मेंटेन किया जाना जरूरी है। वाइल प्लेसिंग देम इन अ सेंटेंस, जब एक ही वाक्य में उन सबको रखा जाता है, सो दैट द सेंटेंस साउंड स्मूथ, ताकि वो सेंटेंस जो है थोड़ा स्मूथ हो जाए बोलने के अंदर। प्लेस मल्टीपल एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर, और सही ऑर्डर क्या है, सबसे पहला होना चाहिए मैनर, सबसे पहला होना चाहिए मैनर, नंबर 2 होना चाहिए प्लेस, नंबर 3 हमारा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, और नंबर 4 हमारा होना चाहिए टाइम, और नंबर 5 हमारा होना चाहिए पर्पस या रीजन। गेटिंग माई पॉइंट। उसका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहला आएगा मैनर, तो यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमने पढ़े थे वो सबसे पहले आते हैं। उसके बाद में आता है कार्य के होने का स्थान, फिर कार्य की आवृत्ति, कार्य कितनी बार हुआ है, 2 बार 4 बार, लगातार होता रहता है, रोज होता है, मंथली होता है, वो चीज़। और उसके बाद में आना चाहिए उसका समय, कार्य किस समय पर होता है, और उसके बाद में आना चाहिए पर्पस कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है। अब जरा वाक्य पढ़ें एक बार हम लोग, तो वाक्य पढ़ेंगे तो हमारे वाक्य क्या है जरा देखें। आई हैव टू रन क्विकली, मुझे तेजी से दौड़ना पड़ता है, टू द हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल प्लेस हो गया, हॉस्पिटल की तरफ, एवरी डे, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, कब दौड़ता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद। इन ऑर्डर टू सी माई पेशेंट्स, ताकि मैं अपने पेशेंट्स को देख सकूं। इन ऑर्डर टू हमारा किसको बताता है, ये बताता है पर्पस को, ठीक है। इन ऑर्डर टू सी माई पेशेंट्स, ताकि मैं अपने पेशेंट्स को देख सकूं या उनकी जांच कर सकूं। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारे यहाँ पर जो सीरीज बनेगी, जो क्रम बनेगा एडवर्ब्स का, वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहला मैनर, तरीका, उसके बाद में स्थान, उसके बाद में आवृत्ति कितनी बार, और उसके बाद में समय, और समय के बाद में पर्पस या उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम तुलना करते हैं एडवर्ब्स में, तो हमें वहाँ पर किस नियम का ध्यान रखना चाहिए जब हम एडवर्ब्स के बीच में तुलना का काम शुरू करते हैं। बिल्कुल एडजेक्टिव्स की तरह 3 डिग्री होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की। एडवर्ब के अंदर कौन कौन सी है, सबसे पहली है पॉजिटिव डिग्री, फिर है कंपैरेटिव डिग्री, फिर है सुपरलेटिव डिग्री। एडवर्ब जो है वो फॉर्म करते हैं अपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को बिल्कुल वैसे ही जैसे ER और EST लगा करके, मोर और मोस्ट लगा करके। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं अपने पॉजिटिव फॉर्म से। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कौन कौन सी है देख लीजिए, 4-5 मैंने एग्जाम्पल लिए, बाकी पूरा ये डिट्टो ये सारे रूल्स कॉपी होंगे कहाँ से, एडजेक्टिव वाले टॉपिक से। एडजेक्टिव के अंदर जो हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा है बिल्कुल सेम, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल वैसा ही चलेगा। नियर, नियरर, नियरेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, एंग्रीली, मोर एंग्रीली, मोस्ट एंग्रीली, ग्लैडली, मोर ग्लैडली, मोस्ट ग्लैडली, मच, मोर और मोस्ट, ठीक है। इसी तरह के सारे ER, EST वाले या मोर और मोस्ट से लगा करके बनाने वाले सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के अंदर भी देखे थे, वो सेम बिल्कुल डिट्टो यहाँ पर भी इसी तरीके से चलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। रूल्स भी सारे वही अप्लाई होंगे। फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की फॉर्म्स कैसे बनती है या कैसे उनका निर्माण किया जाता है, तो देखते हैं कि एडवर्ब जो है उन्हें लास्ट में ly जोड़ करके किसी भी एडजेक्टिव के या जो निश्चित एडजेक्टिव हैं उनके लास्ट में हम ly जोड़ करके उस एडजेक्टिव को एडवर्ब बना सकते हैं। अगर मैं कहता हूं फास्ट कार, तो फास्ट मेरा एडवर्ब हो गया फास्टली,
स्विफ्ट स्विफ्टली, स्लो स्लोली। ठीक है, तो फास्ट का फास्टली बना, स्विफ्ट का स्विफ्टली, स्लो का स्लोली, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बेसिकली एडजेक्टिव थे, लेकिन ly जुड़ने की वजह से हमने इनको क्या कह दिया, अब ये एडजेक्टिव नहीं रहे और क्या बन गए, एडवर्ब बन गए। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस प्रकार से हम एडजेक्टिव के लास्ट में ly जोड़ करके उन्हें एडवर्ब बना सकते हैं। ही हैड अ क्विक रन टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर क्विक जो है वो क्या है, तेज कौन है, दौड़ना नहीं, वह बहुत तेज है, ही को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ही रैन क्विकली, तेजी से दौड़ा, तो यानी क्विक के साथ ly जुड़ गया, ly जुड़ते के साथ ही क्या हो गया हमारा, ये जो पहले यहाँ पे एडजेक्टिव था वो यहाँ पर आकर के एडवर्ब बन गया, क्योंकि क्विक का हमने क्या कर लिया, क्विकली कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एडवर्ब्स दैट आर आइडेंटिकल टू एडजेक्टिव्स। ऐसे एडवर्ब्स जो आइडेंटिकल होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स के लिए। नीरज ओन्स अ फास्ट एंड पावरफुल बाइक। तो बाइक का फास्ट होना और पावरफुल होना क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये दोनों विशेषताएं बाइक की, और बाइक क्या है, नाउन है। मैंने कहा था अभी नाउन को पहचानने का तरीका फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, हु, हुम या व्हाट। तो नीरज, हु ओन्स द बाइक, नीरज ओन्स द बाइक, तो हु का आंसर तो हो गया नीरज, तो नीरज हमारा नाउन है। नीरज ओन्स व्हाट, नीरज मालिक है किसका, क्या है उसके, क्या है उसके पास जिसपे उसका मालिकाना हक है या स्वामित्व है, तो उसके लिए हम बोलते हैं बाइक। तो व्हाट का आंसर हो गया बाइक, तो बाइक भी नाउन है और नीरज भी नाउन है। तो बाइक की विशेषता क्या है कि वो फास्ट है और पावरफुल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं प्लीज डू नॉट ड्राइव टू फास्ट, बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी मत चलाओ, तो यहाँ गाड़ी तेज नहीं है, ड्राइव के लिए कहा जा रहा है, क्रिया के लिए कहा जा रहा है कि तेज मत चलाओ। तेज गाड़ी और तेज मत चलाओ, तो दोनों में अंतर हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो बाइक है फास्ट और यहाँ पर ड्राइव नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। जो नेगेशन देखा था ना, जिसमें अपन ने नोट देखा था अभी कि ड्राइव को ज़्यादा तेज, बाइक को ज़्यादा तेज मत चलाओ, तो चलाने के लिए मना किया जा रहा है। तो ड्राइव वर्ड हमारा वर्ब है और वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है फास्ट वर्ड, वहां पर आकर वो नेगेशन के अंदर क्या बन जाएगा, नेगेटिव हमारा एडवर्ब बनेगा। ओके, तो जब ड्राइव को रिप्रेजेंट किया तो एडवर्ब बन गया, जब बाइक को रिप्रेजेंट किया तो एडजेक्टिव बन गया। एडवर्ब्स जैसे कि एज, इवन, हाउ, नेवर, नेक्स्ट, नाउ, रेदर, सो, सून, स्टिल, देन, टू, ये सारे के सारे जो हैं कभी भी एक एडजेक्टिव या दूसरे वर्ड्स के साथ में डिलीवर नहीं किए जाते हैं। यू आर स्टिल हाइडिंग, स्टिल जो है आ गया इसमें, ये रहा देखो, स्टिल हाइडिंग के लिए आया। ओके, और अगर मैं कहूँ इवन नो, तो नो हमारी वर्ब हो गई, उसके साथ में इवन आ गया। हाइडिंग हमारी वर्ब हो गई, उसके साथ में स्टिल आया, यानी इन दोनों ही कंडीशन में स्टिल वर्ड या फिर इवन वर्ड जो है वो हमारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। यानी कि ये हमेशा 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 वर्ब से जस्ट पहले आते हैं। कहाँ आते हैं गाइस, वर्ब से जस्ट पहले आते हैं, किसी अन्य शब्द के साथ में ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कौन से हैं शब्द वो, एज, इवन, हाउ, नेवर, नेक्स्ट, नाउ, रेदर, सो, सून, स्टिल, देन, टू, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये हमेशा वर्ब से जस्ट पहले आते हैं और एडवर्ब्स होते हैं। फ्यू टिप्स टू यूज एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को इस्तेमाल करने के लिए कुछ छोटी सी हमारी टिप्स हैं, उन टिप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। द सेंटेंस बेस्ड ऑन टू टू का फॉर्मेट जो होता है ना, कैन ओनली बी रिप्लेस्ड विथ सो दैट। जब हम इसे बदलते हैं इस वाक्य को, तो हम टू को किससे बदल सकते हैं, केवल सो दैट से बदल सकते हैं। इफ कैन नॉट इज ऑल्सो एडेड वाइल कन्वर्जेशन, केवल तब जब कैन नॉट जो है वो उस कन्वर्जेशन में जुड़ा हुआ हो। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी कि ये जो बक्सा है ये बहुत ज़्यादा भारी है उठाने के लिए, यानी उठाने के लिहाज से बहुत ज़्यादा भारी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या हो गया कि टू है। अब अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये वाक्य टू की जगह नेगेटिव हो जाता तो हम यहाँ पे सो दैट लगा देते। द बॉक्स इज टू हैवी दैट वन कैन नॉट लिफ्ट इट। तो ये बक्सा जो है ये बहुत ही ज़्यादा भारी है कि कोई भी व्यक्ति इसे उठा नहीं सकता। तो देखो एक जगह तो हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, और एक जगह हमने क्या लगा दिया, कैन नॉट लगा दिया। तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे क्या है, द बॉक्स इज सो हैवी दैट वन कैन नॉट लिफ्ट इट। तो जब हमने क्या देखा कि अगर कैन नॉट जुड़ा हुआ हो कन्वर्जेशन में तो हम टू टू को किससे बदल देते हैं, सो दैट में बदल देते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया कि जो यहाँ पे टू और टू था उसको हमने यहाँ पे टू और कैन नॉट लिखा तो इनकरेक्ट हो गया, और सो और दैट लिखा तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे इसने टू के साथ दैट लगा दिया जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू के साथ तो टू लगना था, दैट तो किसके साथ लगता है, सो के साथ लगता है, राइट और रॉन्ग? तो सो दैट लगाना यहाँ पर सही होगा अगर आगे वाक्य में कैन नॉट लगा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के नेगेटिव सेंटेंस में हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, टू नेगेटिव कैंसिल ईच अदर, सो अवॉइड यूजिंग डबल नेगेटिव्स अनलेस वी मेक एन अफर्मेशन। यानी कि जब दो वाक्य हों और दोनों ही वाक्य नकारात्मक हों तो दोनों नकारात्मक वाक्य मिलकर के एक सकारात्मक वाक्य का निर्माण कर देते हैं। यानी कि पहले वाक्य की नकारात्मकता दूसरे वाक्य की नकारात्मकता से कैंसिल हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमें नकारात्मक ही रखना है तो एक नकारात्मक और एक सकारात्मक हो सकता है, लेकिन अगर दो वाक्य नकारात्मक हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या समझने की जरूरत है कि वहां पर उनका अर्थ सकारात्मक निकल जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। आई हैव नॉट डन नथिंग रॉन्ग, नॉट डन नथिंग रॉन्ग यानी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने सब कुछ सही किया है। तो मेरा वाक्य क्या बन गया, सकारात्मक। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो देखो नथिंग कहना यहाँ गलत हो गया, ओके तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग जो कि सकारात्मक है, रॉन्ग मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये हमारा वाक्य सही हो गया। यानी एक ही वाक्य में दो दो नेगेशन या दो दो नकारात्मक बिंदुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें यहाँ पर एक, अगर हम यहाँ नॉट ले चुके हैं तो यहाँ पर हमें नथिंग की जगह फिर किसका इस्तेमाल किया है, एनीथिंग का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, द एडवर्ब्स हार्ड एंड हार्डली कैरी कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। हार्ड का मतलब अलग होता है और हार्डली का मतलब अलग होता है। द फॉर्मर मीन्स diligently, intensely, when the later means scarcely at all। ठीक है, अब देखिए हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, मतलब कठिन परिश्रम या कठिन स्थिति या कठिन कार्य, तो हार्ड का मतलब क्या हो गया, मुश्किल। और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो मुश्किल और मुश्किल से में बहुत अंतर होता है। वह बहुत मुश्किल से काम करता है और वह बहुत मुश्किल काम करता है। मुश्किल से काम करता है मतलब काम करता ही नहीं है, और बहुत मुश्किल काम करता है मतलब कठिन परिश्रम करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दोनों का वर्ड का मतलब अलग अलग होता है और ये दोनों ही वर्ड हमारे एडवर्ब है। तो हार्ड भी एडवर्ब है, हार्डली भी एडवर्ब है, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग हैं, दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो सेम नहीं है। दे वर्क हार्डली इन द फील्ड्स, वो मुश्किल से ही खेत में काम करते हैं। दे वर्क हार्ड इन द फील्ड, वो खेत में कठिन परिश्रम करते हैं। तो मुझे बताओ, खेतों में कोई आदमी जाएगा तो या किसान जो होगा वो मुश्किल से काम करेगा या मुश्किल काम करेगा? नेचुरली कठिन परिश्रम करेगा, मुश्किल काम करेगा। तो ये सही है और ये गलत है, क्योंकि खेतों में अगर हार्डली कोई काम कर रहा है तो खेत में कुछ भी नहीं होगा, खेत पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, रीता हैज हार्ड अटर्ड अ वर्ड टुडे, यानी कि रीटा ने आज कठिन बोला एक शब्द, कठिन या मुश्किल बोला एक शब्द, कोई बात ही समझ में नहीं आ रही, इनकरेक्ट है। रीटा हैज हार्डली अटर्ड अ वर्ड टुडे, रीटा ने मुश्किल से ही आज कोई शब्द बोला, यानी कि आज वो सुबह से चुप है? रीटा के पति की मौज हो गई, वो सुबह से कुछ भी नहीं बोल रही। गेटिंग माय पॉइंट? तो रीटा जो है उसने मुश्किल से ही आज एक शब्द बोला है, यानी कि वो बिल्कुल पूरी तरह से चुप है। हार्ड बोली और हार्डली बोलना दोनों में अंतर है। कठिन बोलना और कठिनाई से या मुश्किल से ही उसने आज कुछ बोला है, यानी कि आज उसने कुछ भी नहीं बोला। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द सेंटेंस विच बिगिन विथ सेल्डम, नेवर, नकारात्मक होगा। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये हमेशा वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो यानी वाक्य अगर शुरुआत में ही नकारात्मक हो जाए
वाक्य यदि शुरुआत में ही नकारात्मक हो जाए, नकारात्मक कैसे हो जाए, सेल्डम हो, नेवर हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, अगर ये शब्द लिखे हों तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले एडवर्ब आता है, फिर वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। सेल्डम वी हैव, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, एडवर्ब तो आ गया सेल्डम, लेकिन उसके बाद में वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वी, मतलब गड़बड़ हो गई, इनकरेक्ट, स्टार्टिंग में इनकरेक्ट हो गया, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है हमारा नियम कि सेंटेंस के शुरुआत में अगर ये शब्द हो तो उसके बाद में वर्ब आनी चाहिए, सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे तो सब्जेक्ट आ गया तो गड़बड़ हो गई। सेल्डम हैव वी गैदर्ड टुगेदर, सही है, यानी मुश्किल से ही हम लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, सेल्डम आ गया, उसके बाद में वर्ब आ गई, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ गया, और यही हमारा फॉर्मेट कहता है, एडवर्ब आए, वर्ब आए और उसके बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी ठीक रहती है। ओके गाइस, तो ये हमारा टोटल एडवर्ब का टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है, और अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, जो मेन कीवर्ड है इस पूरे टॉपिक का वो ये है, सेंटेंस से क्वेश्चन पूछो, वेयर पूछो, हाउ पूछो, व्हेन पूछो, ठीक है, हाउ फार पूछो, कितना पूछो, कैसे पूछो, कब पूछो, किस लिए पूछो, ठीक है, पर्पस पूछो। अगर ये सारे के सारे अगर प्रश्नों का उत्तर आपको कोई शब्द दे रहा है उस वाक्य में से, तो इसका मतलब वो एडवर्ब है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बार बार कहते हैं मुझे कि अ बॉय रन्स फास्टली, इस सेंटेंस में तो हमें ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी। अब अगर मैं कहूँ दे गो टू जयपुर, एक साधारण सा वाक्य है, इसमें जयपुर जो है उसको देख करके कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि सर जयपुर एक नाउन होता है। जयपुर क्या होता है, एक नाउन होता है। कौन सा नाउन है, तो सर देखो जयपुर से हम जयपुर को ही पहचान रहे हैं, किसी और को नहीं पहचान रहे, तो सर ये हमारा प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो अगर मैं कहता हूँ दे गो जयपुर और अंडरलाइन करके आपसे पूछता हूँ कि बताओ भैया ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, आप में से 10 में से 9 स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये नाउन है। क्या है ये, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जयपुर के नाम से जयपुर को पहचान रहे, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को निश्चित उसके नाम से पहचाना जाए तो प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये उत्तर हमारा गलत है, ये प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं कि नाउन को पूछने, नाउन को पता लगाने के लिए आपको वाक्य में 3 प्रश्न पूछने पड़ेंगे, हु, हुम और व्हाट। तो मुझे बताओ, क्या ये हु का जवाब है क्या, नहीं। क्या ये हुम का जवाब है क्या, नहीं। क्या ये व्हाट का जवाब है क्या, नहीं। तो ये फिर नाउन भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये किसका जवाब है, तो दे गो टू वेयर, ये किसका जवाब है, ये जवाब है वेयर का। और जब वेयर का जवाब आता है जयपुर, तो जयपुर हमारा क्या बन जाता है, जयपुर हमारा एडवर्ब बन जाता है। क्या बनेगा, जयपुर हमारा एडवर्ब बनेगा। देखने में, सुनने में, पहली पहचान में भैया नाउन है। नाउन में भी सबसे बड़ा वाला, सबसे ऊंचा वाला प्रॉपर नाउन है साहब। लेकिन हमें इस प्रकार से आंख बंद करके काम नहीं करना है गाइस। हमें वाक्य से प्रश्न पूछना है, भैया कौन, नहीं। किसके द्वारा, नहीं। क्या, नहीं। तो भैया नाउन भी नहीं। तो किस प्रश्न का उत्तर दे रहा है, वेयर का उत्तर दे रहा है कि वे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जयपुर जाते हैं। तो जयपुर उनके जाने की स्थान हो गया, और क्रिया का स्थान है, कर्ता का स्थान नहीं है, क्रिया का स्थान है। और क्योंकि क्रिया को दर्शा रहा है, वर्ब को नोटिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वहां जाकर के वो क्या बन गया गाइस, एडवर्ब बन गया, सिंपली एडवर्ब बन गया। क्योंकि वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ओके गाइस, तो इस प्रकार की सिली मिस्टेक्स जो है, इस तरह की सिली मिस्टेक्स जो है, वो हमें एग्जाम में नहीं करनी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बार देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता मुझे बोलिए,
मैं वापस से इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून with the next topic. Thank you. Till that, cheers.